हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है उसमें ये दूसरी वीडियो आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में लगभग हम लोगों ने 40 बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस आपको कहीं अन्य जगहों पर ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज और देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। मतलब ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कि मतलब भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब ये कि दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तीसरा कथन कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न परनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और चौथा कथन कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो 1950 की जो स्थिति के बारे में अगर हम बात की जाए तो 1950 की जो स्थिति थी, भारत उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है। बाकी ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये सारे के सारे शब्द जो है बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़े गए हैं। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का संविधान अथवा संसद। तो आप देख सकते हैं कि सही जवाब यहाँ पे आपका होगा सर्वोच्च न्यायालय। नहीं, राजनीति व्यवस्था की बात की गई है। तो राजनीति व्यवस्था की अगर बात की गई है तो आपका सही जवाब होगा भारत का संविधान। क्योंकि जितने भी हैं, अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय है या संविधान संसद है, तो इन सबको अधिकार भारत की संविधान से ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत की संसद, भारत का संविधान। सॉरी, माफ कीजिएगा, सही जवाब होगा भारत का संविधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है। आप ऑप्शन देख सकते हैं लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक अथवा अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो आप जानते हैं कि भारत में जो है शासन प्रणाली वो आपकी संसदात्मक है। ठीक है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, है ना। भारत में संसदीय व्यवस्था है। सामान्यतः जो है शासन प्रणाली में दो पद्धतियां होती हैं, एक तो होती है संसदात्मक और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक। तो ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए भारत में जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विशेषताएं पूछ रहा है क्या होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। पहला कथन कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या संसदीय शासन व्यवस्था में क्या ऐसा कुछ होता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को नियंत्रित करे। दूसरा कथन कह रहा है कि कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण होता है। तीसरा कथन कह रहा है कि कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। और चौथा कथन कह रहा है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर सही जवाब आप देखें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है। आप जानते हैं कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था की जो विशेषता है वो यही है कि विधायिका जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें, है ना, यहाँ पे आपको संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की विशेषता बतानी है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कोई एक है आप ढूंढ सकते हैं। पहला स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट कह रहा है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। नहीं, ये तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, क्योंकि सबका प्रतिनिधित्व हो ऐसा नहीं होता, कोई तो विपक्ष में भी होता है ना। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है। और तीसरा कथन कह रहा है कि सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो सही जवाब अगर आप देखें तो सरकार जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद के द्वारा ही हटाई जा सकती है। ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, सही जवाब होगा। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों के द्वारा निर्वाचित तो होती है लेकिन लोगों के द्वारा डायरेक्ट हटाई नहीं जा सकती। तो इसलिए सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। ठीक है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखें, ग्रेट ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में अथवा स्विट्जरलैंड में।
तो आप देख सकते हैं पूछ रहा है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार, तो वो जो आपकी है वो ग्रेट ब्रिटेन मतलब यूके में लागू हुई। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में ही जो है संसदीय सरकार का शासन का सिस्टम अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, स्टेटमेंट आप देखें, पहला स्टेटमेंट कह रहा है वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द्विसदनीय विधायिका है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो ये चीज़ें तो जो है भारत और यूके दोनों के संविधान सिस्टम में जो है कॉमन है। ये भी कॉमन है आपका, ये भी कॉमन है, दोनों के पास द्विसदनीय विधायिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है और वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। लेकिन जो ये चीज़ न्यायिक पुनर्विलोकन की सिस्टम है ना, ये प्रणाली जो है जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, ये केवल और केवल भारत में लागू है। ये ब्रिटेन में इसको फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का संविधान आपका इसी बात से भिन्न हो जाता है भारत की जो संसदीय प्रणाली है, क्योंकि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की भी व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आप यहाँ देखें, ऑप्शन ए कह रहा है संसदात्मक सरकार, ऑप्शन बी कह रहा है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी कह रहा है अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन डी कह रहा है संघात्मक सरकार। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषता पूछ रहा है कि नहीं है ना, हमको गलत कथन पहचानना है, गलत स्टेटमेंट। तो संसदात्मक सरकार भाई भारत में संविधान बिल्कुल अलाउ करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी भाई हमारे यहाँ लागू है। अध्यक्षात्मक सरकार ये चीज सिस्टम हमारे यहाँ फॉलो नहीं है। संघात्मक सरकार ये भी है। ठीक है, आपने पहले ही अनुच्छेद में पढ़ा कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें यहाँ से। अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है, इसमें होता क्या है कि जो सारी शक्तियाँ होती हैं ये मूल रूप से एक व्यक्ति के अंदर निहित कर दी जाती हैं और वही व्यक्ति जो है पूरा सबसे बड़ा प्रमुख होता है, सबसे हेड मेंबर वही होता है। ठीक है, सारी शक्तियों का कंट्रोल इसी के पास होता है। तो ये सिस्टम अध्यक्षात्मक हो कहलाता है। भारत में अध्यक्षात्मक नहीं है, गणतंत्रात्मक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो भारत की राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हाँ बिल्कुल है भाई, ये सही है। भारत में संसदीय पद्धति की सरकार है, ये भी सही है। भारत में संघीय नीति लागू होती है, बिल्कुल लागू होती है, ये भी सही है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है, हमारे यहाँ जो है संसदीय पद्धति है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, बाकी मुख्य जो है वो प्रधानमंत्री होता है ना। तो इसलिए राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारत के राजनीतिक सिस्टम में लागू नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट चूज करना है। आप देखें स्टेटमेंट नंबर ए हमारा कह रहा है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, इस बात की सबसे मुख्य विशेषता जो है वो आपकी है ऑप्शन नंबर डी, कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं। यहाँ पे आप देखें ऑप्शन आपको दिया गया है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद्धति, अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका की सारी शक्तियां जो होती हैं वो होती हैं राष्ट्रपति में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो होती है इसमें राष्ट्रपति जो है वही प्रमुख होता है और वो इन सारी शक्तियों का प्रयोग जो है विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से, मतलब वो डायरेक्टली इनका प्रयोग कर सकता है। उसको ना तो किसी मंत्रिपरिषद की कोई सलाह चाहिए, ना उसको कुछ
कोई विचार विमर्श किसी का चाहिए, वो डायरेक्टली अपनी शक्तियों का यूज़ करता है, वो होता है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे चूज करें। ऑप्शन आपको दिया गया है प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, संविधान से या उच्च सदन से। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं? सीधी सी बात है भाई, संविधान से प्राप्त होते हैं, है ना। क्योंकि संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार के मध्य जो है विधायी शक्तियाँ और प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भी भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? मतलब कौन सी इसमें जो है, इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो सुशासन के बारे में नहीं बताता है? तो यहाँ पे जवाबदेही, भाई सुशासन अगर होगा तो जवाबदेही बिल्कुल होगी। पारदर्शिता बिल्कुल होना चाहिए भैया, सिस्टम पारदर्शी होना ही चाहिए। कानून का नियम बिल्कुल होना चाहिए। फिर ये लाल फीता शाही है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये इसका सुशासन से कोई लेना देना नहीं है, ये सुशासन व्यवस्था से कोई किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सुशासन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, मतलब एक कल्याणकारी राज्य किसे कहा जा सकता है, उसका मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखें। ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, और ऑप्शन बी कह रहा है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी कह रहा है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, अथवा ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो होगा वो यही होगा कि वो जो है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे। ठीक है, और कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करे और अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें अगर सबसे मुख्य रूप से पूछा जाए तो सबसे मुख्य कारण होगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, कमजोर वर्ग के लोगों जो हैं उनके कल्याण का प्रबंध करना, उनको हर चीज़ के लिए समुचित अवसर प्रदान करना। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन आपको दिया गया है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता अथवा साम्यवादी सरकार। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है कल्याणकारी राज्य की भी अवधारणा रखता है, समाजवादी राज्य की भी अवधारणा रखता है, राजनीतिक समानता की भी बात करता है, लेकिन भारतीय संविधान में साम्यवादी सरकार की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत नाम मात्र का राजतंत्र है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत एक कुलीन तंत्र है, और चौथा कथन कह रहा है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है ना। तो भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? बिल्कुल नहीं है, गलत है। भारत नाम मात्र का राजतंत्र है? नहीं, पूरी तरीके से है। भारत एक कुलीन तंत्र है? ऐसा कुछ नहीं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला कथन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे सट्टा लिख गया है, सॉरी, यहाँ पे जो है सत्ता लिखा जाना चाहिए था। भारत में वास्तविक राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है जनता, संविधान, राष्ट्रपति अथवा संसद। तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो भाई जनता होती है, क्योंकि जनता ही नहीं होगी तो राजनीतिक ही नहीं होगी, ना कोई राजनीतिक दल होगा, ना कोई राजनीति की बात करने वाला होगा। तो सबसे मेन रिसोर्स जो आपका है वो आपका जो है भारत की जनता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, जनता भारत की जो है यही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ठीक है, मतलब जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है इसका सर्वप्रथम उदय किस देश में हुआ? तो ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है स्विट्जरलैंड, भारत, फ्रांस और यूएसए। ठीक है, तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, यूएसए। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ था। ठीक है, इस शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति ही राष्ट्र का मेन कर्ता धर्ता होता है, सबसे हेड मेंबर वही होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है।
ठीक है। इस प्रकार की जो शासन प्रणाली होती है वहाँ पे कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्या कारण है कि भारत में प्रजातंत्र है। चलिए देखें स्टेटमेंट। पहला कथन कह रहा है कि संविधान लिखित है। दूसरा कथन कह रहा है कि यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चौथा कथन कह रहा है कि यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो प्रजातंत्र की विशेषता क्या है। अब लिखित संविधान का होना तो प्रजातंत्र की कोई विशेषता है नहीं। दूसरा देखें, यहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ठीक है मौलिक अधिकार और भी देशों में दिए गए हैं, लेकिन वो जो है प्रजातांत्रिक नहीं है। अगला कथन कह रहा है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जनता ही जो है हेड होगी, वही जो है देश के पूरे राजनीतिक सिस्टम का मेन आधार होगी। ठीक है, कौन होगा, जनता। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसे क्रियाशील बनाता है, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, या समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो सही जवाब यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ठीक है, तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ पे नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है, और एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो पहला कथन कह रहा है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन नहीं है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और चौथा कथन कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र राज्य है या गणतंत्र है, इस बात का सबसे जो है मुख्य कारण यह होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब भारत में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका बेटा भी आगे चलकर राष्ट्रपति ही होगा, है ना, क्योंकि आज राष्ट्रपति मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति है, कल राष्ट्रपति कोई अन्य व्यक्ति होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति कोई अन्य व्यक्ति होगा। यह किसी अन्य राज्य, भाषा, जाति, समुदाय से संबंध रखता है। यह व्यक्ति किसी अन्य राज्य, जाति, भाषा आदि से समूह संबंध रखता है, और यह व्यक्ति भी किसी अन्य जाति, भाषा अथवा राज्य से संबंध रखता है। मतलब तीनों में कोई जो है इक्वलिटी नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि मतलब वो पारिवारिक वाली कोई चीज़ हो कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। ये चीज़ें भारतीय संविधान में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कैसा है। ऑप्शन देखें, कठोर, लचीला, कुछ कठोर और कुछ लचीला, ना तो कठोर ना ही लचीला। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, कुछ कठोर और कुछ लचीला। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। मतलब कौन सा एक ऐसा बिंदु है यहाँ पे जो दोनों देशों की संसदीय शासन प्रणाली में भिन्नता स्पष्ट करता हो। तो आप देखें, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा दिया गया है न्यायिक समीक्षा, तीसरा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, अथवा चौथा कथन कह रहा है कि वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो सही जवाब की अगर बात कीजिएगा तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, क्योंकि भारतीय संसदीय प्रणाली में जो है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को है अपनाया गया है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा को कहीं पे भी अपनाया नहीं गया है। ठीक है, ये आपका होता है जुडिशियल रिव्यू, इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखें, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। दूसरा कह रहा है कि पूर्ण रूप से लिखित संविधान। तीसरा कह रहा है कि गहरी नागरिकता, और चौथा कह रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ पे भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता। ठीक है, एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है,
भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन आपको दिया गया है S.A. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी अथवा राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब की अगर बात कीजिए, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में दलविहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था और ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दलविहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। तीसरा कथन कह रहा है कि फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है और चौथा कथन कह रहा है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो आपको यहाँ पे सही कथन की पहचान करनी है। 4 कथन आपको दिए गए हैं, एक कथन कोई सही है, वो आपको पहचानना है। तो सही कथन की अगर पहचान करें हम, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है या एकात्मक है या संसदीय है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे सही जवाब देख सकते हैं। सही जवाब यहाँ पे आपका होगा कि जो भारत का संविधान है ये संघीय भी है ना, प्रकृति में संघीय है और भावना में एकात्मक है। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंड बी। जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाएगा उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप यही आंसर देंगे। अगर बात ये पूछी जाती है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत का जो संविधान है वो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ऑप्शन आपको दिया गया है जी ऑस्टिन, डी बसु, B.R. अम्बेडकर अथवा जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब आप देखें तो सही जवाब होगा आपका जी ऑस्टिन। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रकृति जो है वो कैसी बताई गई है? तो वो आपकी बताई गई है संघात्मक, है ना, संघात्मक या एकात्मक, है ना, दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। अब ये जो है आप देख लीजिए, तो सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है जी ऑस्टिन, डी बसु, के.सी. व्हीयर या लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, तो सही जवाब अगर आप यहाँ पे आप देखें तो सही जवाब आपका होगा के.सी. व्हीयर। के.सी. व्हीयर ने कहा था कि भारत जो है एक अर्ध संघात्मक राज्य है ना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि भारत कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? ऑप्शन आपको दिया गया है के.एम. मुंशी, B.R. अम्बेडकर, के.सी. व्हीयर अथवा लॉर्ड ब्राइस। तो यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी। अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान को जो है संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह एकीकृत और संघात्मक दोनों प्रकार की प्रकृति धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा कथन दर्शाता है? ठीक है, कि विधि और स्वाधीनता के बीच जो है संबंध है उस पर प्रकाश डालने के लिए सबसे बेहतर कथन इसमें से कौन है, आपको उसका चयन करना है। पहला कथन कह रहा है कि यदि विधि अधिक होगी तो स्वाधीनता कम होगी, मतलब यदि कानून विधियां ज़्यादा होगी तो स्वाधीनता कम होगी। ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर देश में कानून नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, किसी व्यक्ति को किसी अपराध करने का या किसी बात को करने या ना करने का कोई भय नहीं होगा तो स्वाधीनता कम हो जाएगी। हर व्यक्ति एक दूसरे का सामान लेगा, उसको मारेगा, अपराध करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये राइट स्टेटमेंट हमारा होगा ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। भाई जब विधि निर्माण किया जाएगा उसके बाद ही स्वाधीनता संभव है, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत में थे, जब तक भारत का अपना संविधान नहीं था, अपनी विधि नहीं थी, तब तक भारत को स्वाधीनता नहीं मिली थी। भारत को जब स्वाधीनता मिली तो भारत का अपना संविधान, अपनी विधि, सब कुछ हो गया। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है यदि विधि बार बार परिवर्तन होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ और समय हमेशा बदलते रहते हैं।
तो इसलिए विधियों में परिवर्तन भी होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो वो स्वाधीनता के लिए किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं करती। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, फ्रैंक मेयोरी और एल्टन मायो, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको जो है देख सकते हैं यहाँ पे, विकास प्रशासन के अवधारणा से संबंध की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जो है ये संबंधित हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, है ना। उसमें उन्होंने लिखा था कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, डब्ल्यू फ्रेडरिक्स, फ्रैंक मेयोरी, एल्टन मायो और हेनरी फेयोल। सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन डी, हेनरी फेयोल। ठीक है, हेनरी फेयोल जो थे ये प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक थे और जो है इनके अनुसार हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये निजी प्रशासन में और लोक प्रशासन में समानताओं के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसने दिया था। ऑप्शन आप यहाँ देखें, डब्ल्यू बी डोनहम, फ्रैंक मेयोरी, एल्टन मायो और हेनरी फेयोल। तो सही जवाब अगर बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा डब्ल्यू बी डोनहम। ठीक है, डब्ल्यू बी डोनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता कभी जो है विफल होती है ना, अगर हमारी सभ्यता कभी नष्ट होती है, विफल होती है, यहाँ पे भी एक शब्द जो है मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सफल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे विफल होना चाहिए था। ये थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए भाई, मिसप्रिंट हुआ है। तो ये मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ देखें, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो यहाँ पे गणतंत्रीय अवधारणा से पूछा गया है कि संबंधित कथन नहीं है, मतलब आपको गलत की पहचान करना है। तो फिर यहाँ पे अगर गलत की पहचान करना है तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, है ना। क्योंकि जहाँ गणतंत्र व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है कि सारी शक्तियाँ जो होती हैं एक सर्वोच्च व्यक्ति में निहित होती हैं, अभी हमने आपको बताया, और वही जो है प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन कह रहा है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन देखें, विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, लोकप्रिय सरकार, सीमित सरकार या बहुदलीय सरकार। तो यदि संवैधानिक सरकार की अगर बात की जाएगी तो संवैधानिक सरकार जो होती है वो सीमित सरकार होती है ना, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी अपनी मनमानी करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो संवैधानिक सरकार की अगर बात करेंगे तो ये संवैधानिक सरकार का अर्थ होगा सीमित सरकार से। ठीक है, संवैधानिक सरकार का अर्थ होगा सीमित सरकार से। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नियंत्रण का अभाव। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, है ना। तो यहाँ पे सही जवाब अगर आप देखें तो राज्य व्यवस्था के बारे में अगर स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या बात करें तो स्वतंत्रता की व्याख्या स्टेटमेंट हमारा चौथा नंबर डी स्टेटमेंट कह रहा है कि स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर प्राप्त होना ही जो है यही स्वतंत्रता की व्याख्या है ना। क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि कोई आदमी खुद का विकास नहीं कर पा रहा है, खुद को जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो वो स्वयं का विकास सर्वप्रथम करेगा।
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में समानता होने का अर्थ है। ऑप्शन ए विशेषाधिकारों का अभाव, ऑप्शन बी अवरोधों का अभाव, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा का अभाव, अथवा ऑप्शन डी विचारधारा का अभाव। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा, यदि समानता की बात करें, यदि समाज में समानता होगी तो सीधी सी बात है कि विशेषाधिकारों का अभाव होगा, है ना। सारे व्यक्ति एक समान होंगे, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होगा। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए, समाज में समानता होने का अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव होना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। पहला ऑप्शन आपको दिया है 1960 के दशक में, दूसरा 1970 के दशक में, या 1980 के दशक में, अथवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन बी 1970 के दशक में। ठीक है, यद्यपि 1960 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से जो है निकल भी गए थे, लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था जो थी वो केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1970 के दशक में धीरे धीरे खिसकी और बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत भी जो है उसमें नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है 1960, 1970, 1980 और 1950। तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब हमारा होगा 1950। ठीक है, आप जानते हैं कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था, अंगीकृत किया था। ठीक है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी जान लीजिए कि पूरे राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है।